नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि किसी की जान एक पल में लेने के बजाय उसे हर दिन तड़पाए, उसकी हर चीख, हर कराह का मजा ले। ये सिर्फ सुनने में ही डरावना नहीं, बल्कि इस कहानी में एक शख्स अपने ही परिवार वालों को एक एक करके इतने भयानक तरीके से मारता है कि सुनकर दिल दहल जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने ऐसा तरीका चुना जिसमें सामने वाला तुरंत मरे नहीं, बल्कि हर दिन मौत की दुआ मांगे। और वो ये सब देखकर मुस्कुराता था। लेकिन जब इस केस का असली मकसद सामने आया तो पुलिस हो या पड़ोसी, सबके होश उड़ गए। अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। यकीन मानिए, आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि वो हौसला है जो हमें ऐसी सच्ची कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। मुंबई में एक उपनगर है सांता क्रूज। सांता क्रूज की दत्तात्रेय रोड पर एक इमारत है जिसका नाम है गणेश कृपा सहकारी आवास सोसाइटी। इसी इमारत में रहता था शाह परिवार। इस परिवार में थे कमलकांत शाह, उनकी पत्नी काजल शाह, जिन्हें कुछ लोग कविता के नाम से भी जानते थे। 20 साल की बेटी और 17 साल का बेटा भी था। साथ ही कमलकांत की बुजुर्ग मां सरला देवी भी इसी घर में रहती थीं। कमलकांत कपड़ों के कारोबार से जुड़े थे। उनकी अपनी एक गारमेंट कंपनी थी और कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में भी सब कुछ ठीक ठाक था। कमलकांत की 3 बहनें थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी। अब बात आती है अगस्त 2022 की। इसी महीने कमलकांत की मां सरला देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालांकि इसे अचानक कहना शायद ठीक नहीं, क्योंकि वो पिछले 7 से 8 दिनों से बीमार थीं। 3 अगस्त को जब उनकी हालत और खराब हुई तो उन्हें सबसे पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया। करीब 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद 13 अगस्त को उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि सरला देवी की मौत कई अंगों के काम करना बंद करने की वजह से हुई। परिवार को उनकी मौत पर ज्यादा शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो उम्र दराज थीं, बीमार थीं और धीरे धीरे उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। यही उनकी मौत की वजह थी। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सरला देवी की मौत के कुछ ही समय बाद कमलकांत की तबीयत भी खराब होने लगी। शुरुआत हुई पेट दर्द से। उन्हें लगा कि शायद बाहर का कुछ गलत खा लिया होगा। ऐसा तो अक्सर हो जाता है ना? इसीलिए उन्होंने पहले घरेलू नुस्खों से इलाज की कोशिश की, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। जब दिक्कत ज्यादा हुई तो उन्होंने घरेलू उपाय छोड़कर अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने जांच की, दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 अगस्त 2022 को कमलकांत की हालत और बिगड़ गई। दवाइयां लेने के 2-3 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब पेट दर्द के साथ साथ जोड़ों में दर्द भी होने लगा। उनके बाल भी पहले से ज्यादा झड़ने लगे थे। 28 अगस्त को जब फैमिली डॉक्टर ने उन्हें दोबारा देखा तो उन्होंने तुरंत सलाह दी कि किसी अच्छे अस्पताल में पूरी बॉडी की जांच करवाएं। हो सकता है ये कोई गंभीर बीमारी हो। उसी दिन कमलकांत अंधेरी के कृति केयर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताईं और भर्ती हो गए। सरला देवी की मौत के बाद घर में रिश्तेदार भी आ गए थे। मातम का माहौल था और अब उसी घर में कमलकांत की तबीयत बिगड़ने लगी। रिश्तेदार भी उनकी जांच और इलाज में जुट गए। कभी डॉक्टर, कभी अस्पताल की भागदौड़, घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। कमलकांत के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी कमलकांत ने ही संभाली थी। बहनों की शादी कराई, घर संभाला, मां का ख्याल रखा। सरला देवी की मौत के बाद तो उनकी बहनों का सहारा भी वही था। मां बाप, बड़ा भाई, वो सब कुछ थे। कृति केयर अस्पताल में कमलकांत का इलाज शुरू हुआ। कई टेस्ट हुए, पूरे शरीर की जांच की गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला। कमलकांत के शरीर में कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन क्या? डॉक्टर भी परेशान थे। कोई बीमारी दिख नहीं रही थी, लेकिन दर्द और कमजोरी साफ नजर आ रही थी। 3 सितंबर को परिजनों ने उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां भी पूरे शरीर की जांच हुई, टेस्ट पर टेस्ट किए गए, लेकिन कमलकांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी। फिर भी रिपोर्ट्स साफ थीं। डॉक्टरों ने बिना किसी स्पष्ट वजह के इलाज शुरू किया। सौभाग्य से इस बार इलाज असर दिखाने लगा। दवाइयों का प्रभाव हुआ और कमलकांत धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी हालत इतनी सुधर गई कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर लौट आए। परिवार ने राहत की सांस ली। मां की मौत का गम अभी भी ताजा था, लेकिन कम से कम एक चिंता तो खत्म हुई थी।
लेकिन ये राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ 2-3 दिन बाद ही कमलकांत की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। अब डॉक्टरों को भी शक होने लगा था। रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन घर जाते ही तबीयत फिर क्यों बिगड़ जाती है? कुछ तो गड़बड़ थी। डॉक्टरों को एक और बात अजीब लगी। कमलकांत के बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आपने बाल कटवाए या शेव करवाए? लेकिन कमलकांत ने साफ मना कर दिया। अब तो कमलकांत को भी लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उनके पेट में दर्द को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन बाल भी नहीं बढ़ रहे थे। डॉक्टरों ने इस बार एक खास टेस्ट करवाने का फैसला किया, ब्लड का हैवी मेटल टेस्ट। 13 सितंबर को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों के होश उड़ गए। कमलकांत का इलाज कर रही पूरी टीम हैरान थी। अपने पूरे करियर में उन्होंने ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं देखी थी। कमलकांत के शरीर में 2 बेहद खतरनाक जहर पाए गए। हम आपको इन जहरों का नाम नहीं बता सकते क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इन जहरों की मात्रा, जो आमतौर पर शरीर में ना के बराबर होती है, कमलकांत के शरीर में सैकड़ों गुना ज्यादा थी। डॉक्टर अब समझ गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक सोचा समझा जहर देने का मामला था। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन की एक टीम अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास एक मरीज है, कमलकांत, जिसकी रिपोर्ट में 2 खतरनाक जहर पाए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। डॉक्टरों ने यह भी समझाया कि ये जहर आमतौर पर शरीर में बहुत कम मात्रा में होते हैं या कुछ खाने पीने की चीजों में हल्की मात्रा में मिल सकते हैं, लेकिन कमलकांत के शरीर में जितनी मात्रा थी वो ना तो शरीर खुद बना सकता है, ना ही किसी सामान्य खाने पीने से ऐसा हो सकता है। डॉक्टरों को शक था कि कमलकांत को लगातार किसी न किसी तरह से जहर दिया जा रहा है। इन जहरों का असर धीरे धीरे होता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, पेट में तेज दर्द होता है, डायरिया, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और यहां तक कि दिमाग का काम करना भी बंद हो सकता है। बाल झड़ने लगते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कमलकांत के साथ यही सब हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि ये दोनों जहर बेहद जानलेवा हैं। ये एक धीमा जहर है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। उस वक्त कमलकांत जिंदा थे। पुलिस सारी जानकारी लेकर वापस चली गई, लेकिन अब यह मामला पुलिस के रडार पर आ चुका था और फिर 18 सितंबर को कमलकांत की मौत हो गई। डॉक्टरों ने दोबारा पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा, जिस मरीज के बारे में हमने आपको 5 दिन पहले बताया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच सामने आने लगा था, और यह सच इतना चौंकाने वाला था कि सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमलकांत की मौत कोई सामान्य बीमारी से नहीं हुई थी। उनके शरीर में एक ऐसा खतरनाक जहर पाया गया जो धीरे धीरे अंगों को खराब करता है और आखिरकार मौत की वजह बन जाता है। इसके बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में इस मामले की FIR दर्ज की गई। केस को और गहराई से जांचने के लिए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। कमलकांत का पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके शरीर में एक जहरीला तत्व था जो धीरे धीरे उनके अंदरूनी अंगों को नष्ट कर रहा था। यह जहर इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस अब इस केस को बहुत गंभीरता से लेने लगी। डॉक्टरों ने साफ बता दिया था कि यह जहर ना तो किसी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, ना ही आम लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। इसे सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों को बहुत सख्त नियमों और अनुमति के बाद ही बेचा जाता है। ऐसे में सवाल यह था कि यह जहर आया कहां से और इसे कमलकांत को क्यों दिया गया। पुलिस और डॉक्टरों ने कमलकांत के परिवार से अनुरोध किया कि बाकी सभी सदस्यों की भी मेडिकल जांच करवाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा परिवार किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रहा हो। जब बाकी परिवार वालों की जांच हुई तो जो नतीजे सामने आए वो हर किसी को हैरान करने वाले थे। कमलकांत की पत्नी काजल की रिपोर्ट में भी वही जहर पाया गया। हालांकि उनके शरीर में इसकी मात्रा कम थी, जिसकी वजह से इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो गया। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया था। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? और अगर साजिश थी तो आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? मामला इतना गंभीर हो चुका था कि पुलिस ने इसे पूरी ताकत से जांचना शुरू कर दिया। परिवार के हर सदस्य से पूछताछ की गई। इस दौरान जब कमलकांत की बहनों से बात हुई तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने पुलिस को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यानी 13 अगस्त को उनकी मां सरला देवी की भी मौत हुई थी। और हैरानी की बात यह थी कि सरला देवी की तबीयत भी ठीक वैसी ही खराब हुई थी जैसी कमलकांत की। पेट में दर्द, जोड़ों में तकलीफ, उल्टियां और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण। सिर्फ 10 दिनों में वो भी चल बसी।
पुलिस को अब शक होने लगा कि कहीं सरला देवी की मौत भी हत्या तो नहीं थी। क्या उन्हें भी वहीं धीमा जहर दिया गया था? ये जहर इतना खतरनाक था कि ना इसका कोई स्वाद होता है, न कोई गंध। इसे पानी में मिलाकर दे दिया जाए तो पीने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। ये शरीर में जाकर धीरे धीरे अंगों को खराब करता है। पुलिस का शक अब पक्का होने लगा था। कमलकांत और उनकी मां दोनों को एक ही तरीके से मारा गया था। मामला अब और पेचीदा हो गया था। इसलिए सांता क्रूज पुलिस ने इस केस को क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने आते ही पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले उन्होंने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, परिवार के बयान और केस से जुड़े हर दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया। जांच की शुरुआत इस सवाल से हुई, कमलकांत के परिवार का इतिहास क्या है? वो किन लोगों से मिलता जुलता था? हाल ही में उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थीं जो उसकी मौत से जुड़ी हो सकती थीं? क्या कोई ऐसा शख्स था जो एक एक करके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था? जैसे जैसे पुलिस ने कमलकांत की जिंदगी की परतें खोलनी शुरू की, कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कमलकांत जब सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी बहनें बहुत छोटी थीं। इतनी कम उम्र में कमलकांत ने घर की जिम्मेदारी संभाली, पढ़ाई के साथ साथ काम किया, बहनों को पढ़ाया लिखाया और अपनी मेहनत से मुंबई जैसे शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। साल 2002 में उनकी शादी काजल, जिन्हें कुछ लोग कविता भी कहते थे, से हुई। मजेदार बात यह थी कि कमलकांत की एक बहन का नाम भी कविता था, जो पहले से शादीशुदा थी। काजल के पिता सूरत, गुजरात के मशहूर उद्योगपति थे। यानी दोनों परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे। कमलकांत और काजल के 2 बच्चे हुए, एक 20 साल की बेटी और एक 17 साल का बेटा। पुलिस ने जांच को और गहरा किया। कमलकांत की कंपनी के कर्मचारियों, दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की। कमलकांत की बहनों ने बताया कि पिछले 2 साल से कमलकांत और काजल का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। काजल अक्सर कमलकांत पर गुस्सा करती थी। इतना ही नहीं, उनकी सास सरला देवी से भी उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। मई 2021 में तो काजल नाराज होकर अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी। वो वहां करीब 4-5 महीने रही। अक्टूबर 2021 में काजल मुंबई लौटी, लेकिन अपने घर नहीं गई। वो अपनी बेटी के साथ विलय पार्ले में एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। इसी दौरान एक दिन वो कमलकांत के घर गई। वहां से अपने सारे गहने और कुछ कीमती सामान लिया और वापस अपने फ्लैट में चली गई। ससुराल और मायके दोनों तरफ के लोग काजल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सब चाहते थे कि वो अपने पति के साथ फिर से रहना शुरू कर दे। कमलकांत भी यही चाहता था कि पुरानी बातों को भूलकर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कई महीनों की कोशिश के बाद मई 2022 में काजल आखिरकार मान गई, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी। उसने साफ कहा कि वो घर तो लौट आएगी, लेकिन कमलकांत उससे दूरी बनाए रखेगा। वो उसका पास नहीं आएगा। काजल जो चाहेगी करेगी, जहां चाहेगी जाएगी, जिससे चाहेगी बात करेगी। परिवार का कोई भी सदस्य उससे सवाल जवाब या टोकाटाकी नहीं करेगा। साथ ही उसे हर महीने एक निश्चित रकम भी चाहिए होगी। कमलकांत और उनके परिवार ने उसकी सारी शर्तें मान लीं। जून 2022 में काजल घर लौट आई, लेकिन अब वो घर में बिल्कुल अलग तरह से रहने लगी थी। वो सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती थी। बाकी परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। इस बीच उसका अपनी सास सरला देवी से झगड़ा भी होता रहता था। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। काजल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो न सिर्फ कमलकांत से प्यार से बात करने लगी, बल्कि अपनी सास के साथ भी आदर से पेश आने लगी। वो सबके लिए खाना बनाने लगी और खुद परोसने भी लगी। इतना ही नहीं, घर में एक नौकरानी का काम था, हर रोज सरला देवी को 1 गिलास गर्म दूध और पानी देना। लेकिन अचानक ये जिम्मेदारी काजल ने अपने हाथ में ले ली। अब वो सब कुछ खुद ही करने लगी थी। कमलकांत की बहनों को यही बात खटक रही थी। उनके मुताबिक जब से काजल ने घर की जिम्मेदारी और मां की देखभाल का जिम्मा लिया, तभी से मां और भाई दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब ये उनका वहम था या सच, ये तो जांच से पता चलना था। 3 अगस्त को सरला देवी अस्पताल में भर्ती हुई और 13 अगस्त को उनकी मौत हो गई। इसके ठीक 11 दिन बाद 24 अगस्त को कमलकांत की तबीयत खराब होने लगी और फिर 18 सितंबर को उनकी भी मौत हो गई। कमलकांत की मौत के बाद आई मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, ये हत्या थी। किसी ने उन्हें धीरे धीरे झर दिया था। कमलकांत की बहनों का शक अब और गहरा हो गया था और उनका इशारा सीधे काजल की तरफ था। पुलिस ने अब काजल की जिंदगी की हर छोटी बड़ी डिटेल खंगालनी शुरू की। वो किससे मिलती है, किससे बात करती है,
उसके पुराने दोस्त कौन हैं, फोन पर किनसे बात होती है। पुलिस ने काजल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाला। इस रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, वो नंबर जिससे काजल घंटों बात करती थी। हैरानी की बात यह थी कि वही नंबर कमलकांत के फोन में भी सेव था। नाम था हितेश जैन। जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछा तो पता चला कि हितेश जैन कमलकांत का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, साथ खेले और साथ बड़े हुए। हितेश भी कपड़ों का कारोबार करता था। वो कमलकांत के घर का हिस्सा जैसा बन गया था। कमलकांत की बहनें भी उसे भाई जैसा मानती थीं। तो कमलकांत के फोन में हितेश का नंबर होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो बात हैरान करने वाली थी वो ये कि काजल के फोन में भी हितेश का नंबर बार बार दिख रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा। दोनों न सिर्फ फोन पर बात करते थे बल्कि व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करते थे। और यही चैटिंग अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बनने वाली थी। सवाल यह था कि काजल और हितेश के बीच आखिर रिश्ता क्या था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था। क्या काजल ने ही इस क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया था या कोई और इसका जिम्मेदार था। अगर काजल ने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों किया। 1 दिसंबर को पुलिस ने काजल को हिरासत में ले लिया, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि हितेश जैन लापता है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और फिर खबर आई कि हितेश लापता नहीं हुआ बल्कि उसका अपहरण हो गया है। अब पुलिस 2 मोर्चों पर काम करने लगी। एक तरफ काजल से सख्ती से पूछताछ हो रही थी तो दूसरी तरफ हितेश की तलाश में पूरी ताकत झोंकी जा रही थी। पूछताछ में काजल ने जो सच बताया उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। काजल ने कबूल किया कि वो हितेश से प्यार करती है। जब शादी के बाद कमलकांत से उसके झगड़े होने लगे तो हितेश, जो एक फैमिली फ्रेंड था और घर आता जाता था, उसके साथ उसकी दोस्ती गहरी होने लगी। हितेश हंसकर बात करता था, काजल की बातें सुनता था। जब भी काजल उदास होती वो सबसे पहले हितेश को फोन करती। शुरू में ये सिर्फ दोस्ती थी, फिर हमदर्दी बनी और धीरे धीरे ये हमदर्दी प्यार में बदल गई। काजल और हितेश के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। उनका ये अफेयर कई सालों तक चला, लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुप नहीं सका। करीब 2 साल पहले एक दिन कमलकांत ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। कमलकांत अंदर से टूट गया। पति पत्नी के रिश्ते में पहले से ही खटास थी और अब ये दरार और गहरी हो गई। इसके बाद ही काजल घर छोड़कर मायके चली गई थी और शायद यहीं से काजल ने वो खतरनाक फैसला लिया जो आज इस हत्याकांड की वजह बना। अब सवाल ये था कि अगर काजल अपने पति से खुश नहीं थी तो वो तलाक ले सकती थी। शायद कमलकांत भी इसके लिए राजी हो जाते, लेकिन तलाक लेने से काजल को एक भी पैसा नहीं मिलता। उसका गुजारा मुश्किल हो जाता। अगर शादी टूटने की वजह काजल को माना जाता तो कोर्ट से भी उसे कोई फायदा नहीं होता। सोचिए, कमलकांत हर महीने लाखों रुपए दे रहा था। तलाक के बाद ये रकम बंद हो जाती। इसके अलावा कमलकांत के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लाखों का बीमा था और उनकी कंपनी में 3 नाम थे, कमलकांत शाह, उनकी मां सरला देवी और पत्नी काजल। अगर कमलकांत रास्ते से हट जाए तो उसकी मां बीच में आ सकती थी। यानी अगर काजल को सब कुछ चाहिए था तो उसे मां को भी रास्ते से हटाना था। लेकिन ये हत्याएं ऐसी नहीं होनी थीं जो हत्या लगें। इन्हें बीमारी या हादसे की तरह दिखना था। इसीलिए हितेश को भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया। अब उन्हें सिर्फ एक तरीका खोजना था, ऐसा तरीका जिससे किसी को शक ना हो। ये प्लानिंग तब शुरू हुई जब काजल अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। वहां वो हितेश से खुलकर बात कर सकती थी, चैट कर सकती थी, फोन पर प्लान बना सकती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया। हत्या का तरीका तय हुआ, धीमा जहर जो शरीर को धीरे धीरे तोड़ दे लेकिन बाहर से कुछ पता ना चले। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस जहर को हासिल कैसे किया जाए। ये चीजें आम दुकानों में नहीं मिलती, लेकिन हितेश ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। उसने एक फर्जी कंपनी बनाई, फिर उस कंपनी के नाम पर एक फर्जी मांग बनाई कि उन्हें कुछ खास धातुओं की जरूरत है जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। इसके लिए उसने बेला के एक डीलर से एक धातु मंगवाई और दूसरी धातु पंजाब से ऑनलाइन ऑर्डर की। ये दोनों खतरनाक जहर कुरियर के जरिए सीधे हितेश के पास पहुंच गए और यहीं से शुरू हुआ वो खतरनाक खेल जो कई जिंदगियों को लीलने वाला था। काजल जानबूझकर अपने मायके से मुंबई लौट आई, लेकिन इस बार वो अपने ससुराल नहीं गई। उसने विले पार्ले में एक किराए का फ्लैट लिया और अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगी। उसका मकसद साफ था, अगर वो परिवार के कर आई भी हो तो परिवार वाले उस पर घर वापस आने का दबाव डालेंगे और वो अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकेगी।
इस दौरान काजल और हितेश की मुलाकातें बढ़ गईं। दोनों होटलों में मिलते, खुलकर बातें करते। एक ऐसी ही मुलाकात में हितेश ने वो खतरनाक जहर जो उसने बड़ी चालाकी से हासिल किया था, काजल को सौंप दिया। अब काजल के पास वो हथियार था जिससे वो अपनी साजिश को अंजाम दे सकती थी। दोस्तों, अब कहानी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां काजल ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। वो अपने पति के घर लौट आई। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, पति को रास्ते से हटाना ताकि करोड़ों की संपत्ति उसके हाथ में आ जाए और फिर हितेश के साथ शादी करके नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर जहर खाने में मिलाया जाता तो बाकी परिवार या बच्चे भी उसकी चपेट में आ सकते थे। काजल ने बहुत चालाकी से इस समस्या का हल निकाला। उसने खाना परोसने की जिम्मेदारी खुद ले ली। पहले घर की नौकरानी सरला देवी और कमलकांत की थाली लगाती थी, लेकिन काजल उसे किसी न किसी बहाने दूसरे काम में उलझा देती। फिर वो खुद थाली में खाना परोसती और यहीं से उसने धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया। सरला देवी पहले से ही उम्रदराज और कमजोर थीं। उनकी सेहत ठीक नहीं थी। ऐसे में धीमा जहर उनके शरीर पर तेजी से असर करने लगा। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ गई। 3 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और फिर 13 अगस्त को उनकी मौत हो गई। अब बारी थी कमलकांत की। काजल ने उसी तरह खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया। रोजाना छोटी छोटी मात्रा में जहर उनके शरीर में पहुंच रहा था और आखिरकार 18 सितंबर को कमलकांत की भी मौत हो गई। खुद को शक के दायरे से बाहर रखने के लिए काजल ने एक और चाल चली। उसने खुद भी उसी जहर की बहुत कम मात्रा ली, इतनी कि टेस्ट रिपोर्ट में जहर की मौजूदगी दिखे, लेकिन उसे कोई गंभीर नुकसान ना हो। इससे ऐसा लगता कि वो भी उसी खाने की शिकार हुई थी और वो खुद भी बीमार थी। 1 दिसंबर को पुलिस ने हितेश जैन को नासिक हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया, उसे पीटा और वहां छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में सच्चाई कम और चालाकी ज्यादा नजर आई। हितेश ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसने अपना फोन फेंक दिया, लैपटॉप को क्लीन करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी छुपा लो, सच कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। हितेश की सर्च हिस्ट्री ने उसे बेनकाब कर दिया। उसमें बार बार उन 2 खतरनाक जहरों की जानकारी तलाश की गई थी जिनका इस्तेमाल किसी को चुपके से धीरे धीरे मौत की ओर धकेलने के लिए किया जा सकता है। मई 2024 में केस की सुनवाई शुरू हुई। काजल ने जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन जब कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए, होटल के वीडियो, चैट रिकॉर्ड्स, शरीर में पाए गए खतरनाक जहर की पुष्टि और काजल का बदला हुआ व्यवहार, तो कोर्ट ने साफ कहा, जिस औरत ने रिश्तों को जहर से सींचा हो, उसे जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन काजल ने हार नहीं मानी। सितंबर 2024 में, करीब 1 साल बाद, उसने फिर से सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से जांच की थी, लेकिन उनके पास ज्यादातर परिस्थितिजन्य सबूत थे, यानी ऐसे सबूत जो हालात की ओर इशारा तो करते थे, लेकिन सीधे तौर पर काजल को दोषी साबित नहीं करते थे। पुलिस ने 75 गवाहों के बयान इकट्ठा किए थे, लेकिन कोई भी ऐसा गवाह नहीं था जिसने अपनी आंखों से काजल को जहर मिलाते देखा हो। कमलकांत की बहन का बयान कोर्ट में पढ़ा गया। उसने बताया कि जब उनकी मां की मौत हुई तो काजल की आंखें पूरी तरह सूखी थीं, ना कोई आंसू, ना कोई चिंता। और जब कमलकांत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब काजल अपनी ननद से पूछ रही थी, भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी कहां रखी है, कागजात कहां हैं? कोर्ट में जब काजल से सवाल किए गए तो उसने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने ये भी दावा किया कि पुलिस को उसके पास से कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। उसने सवाल उठाया कि अगर उसने कुछ किया होता तो कोई ना कोई उसे जहर मिलाते तो देखता। फिर वो रोते हुए बोली, मैं एक मां हूं, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, ठीक से खा रहे हैं या नहीं, स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं। काजल की इस भावनात्मक अपील ने कोर्ट में बहस का रुख मोड़ दिया। अभियोजन पक्ष, जो अब तक मजबूत लग रहा था, जमानत की सुनवाई में थोड़ा कमजोर पड़ गया और फिर 18 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट ने काजल को जमानत पर रिहा कर दिया। दोस्तों, काजल के पास एक आसान रास्ता था। अगर वो अपने पति से खुश नहीं थी तो वो तलाक ले सकती थी। अगर वो वाकई हितेश से प्यार करती थी तो कानूनी तौर पर अलग होकर नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उस रास्ते में ना पैसा था, ना संपत्ति। उसने एक खतरनाक और क्रूर रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें उसने न सिर्फ अपने पति की बल्कि अपनी सास की भी जान ले ली। काजल सिर्फ एक पत्नी, मां या प्रेमिका नहीं थी, वो एक कलाकार भी थी जिसे रंगों से प्यार था। लेकिन अफसोस,
उस प्यार को धीरे धीरे लालच ने निगल लिया। उसने अपनी जिंदगी के कैनवास पर जो तस्वीर बनाई, उसमें खून था, धोखा था और स्वार्थ था। कमलकांत ने हर कदम पर काजल का साथ दिया, उसका सम्मान किया, उसके लिए दुनिया से लड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा प्यार और हक दिया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। काजल की कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार दिखे, अगर उसके अंदर नैतिकता, सहानुभूति और इंसानियत नहीं है, तो वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। और सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो अपने ही घर से मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।